नमस्कार आमर स्वतंत्र साक्षात्कार को स्वागत करुछि मु पूजा मो सहित आज अछंती स्पेशल गेस्ट इंडियन फिल्म मेकर बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स रो डायरेक्टर प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री एवं इंडियन एक्ट्रेस नेशनल फिल्म अवार्डी तथा विवेक अग्निहोत्री का पत्नी पल्लवी जोशी। पल्लवी जी, विवेक जी, वेलकम टू ओटीवी। थैंक यू वेरी मच, इट्स लवली टू मीट यू पूजा। एंड आई एम सॉरी मैं उड़िया नहीं बोल पाऊँगा, पर आप चाहे तो उड़िया में मुझसे सवाल पूछ सकती हैं। आई विल सी इफ आई कैन आंसर। ठीक है सर। द कश्मीर फाइल्स की इतने सक्सेस के बाद आप दोनों अभी कैसे फील कर रहे हैं? पल्लवी जी, पहले आप। देखिए, जो फीलिंग होती है वो हर स्थिति में बदलती रहती है। जब आपको पता चलता है कि एक आपसे अच्छा काम हुआ है कोई, तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन अब जो हो चुका है वो हो चुका है। कश्मीर फाइल्स पिछले साल रिलीज़ हुई, लोगों ने बहुत सराहा उस फिल्म को, लेकिन वहाँ पे रुकना सही नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना है। तो अभी अगली फिल्म के बारे में हम सोचने लगे तुरंत। हमारी अभी नई फिल्म आ रही है द वैक्सीन वॉर, जिसकी शूटिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो एडिट हो रही है फिल्म। और वो भी एक भारत के बहुत अहम मुद्दे पर है, जो वैक्सीन बनाया भारत ने। सब हमें एक थोड़ा सा पिछड़ा हुआ देश समझा करते थे। भारत की छवि यूँ बन चुकी थी कुछ साल पहले तक कि हम शायद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। उसको पूरी तरह से झुटला दिया है, न सिर्फ भारतीयों ने लेकिन भारतीय महिलाओं ने, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस वैक्सीन को बनाने में। और ये एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो कि आम जनता तक पहुंची नहीं है, क्योंकि हमारे जो लोग भारत में जो काम करते हैं सही मायने में, वो बस काम में ही मसरूफ़ रहते हैं और वो अपनी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं कर सकते। और ऐसे में विवेक और मेरे जैसे, हमारे जैसे जो फिल्म मेकर्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाते हैं कि उन्होंने जो अच्छा काम किया है वो लोगों तक पहुँचाए। स्टारकास्ट कौन है विवेक जी? पल्लवी जी भी हैं क्या? हाँ बिल्कुल, पल्लवी जी भी हैं, नाना पाटेकर भी हैं, और उसके अलावा तमाम बहुत सारे एक्टर हैं, अनुपम खेर साहब भी हैं, और भी तमाम एक्टर हैं। लेकिन ये फ़िल्म अगर आप पूछें इसका स्टार कौन है, तो मेरे ख्याल से वो विमेन साइंटिस्ट्स हैं, जिन लोगों ने इतनी तकलीफ़ें झेलने के बावजूद इतनी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वैक्सीन बनाई। और आप देखिए, सारी दुनिया की वैक्सीन को लेकर कंट्रोवर्सी है, लेकिन सिर्फ भारत की जो अपनी वैक्सीन है उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हाँ, तब थी जब आ रही थी, क्योंकि वो तो फिर पॉलिटिक्स में तो तरह तरह की बात होती है, लेकिन अगर साइंटिफिक वर्ल्ड में देखें तो उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एंड इज़ द सेफेस्ट वैक्सीन, एंड अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो। रिलीज कब होगा सर? अगस्त में हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिलीज़ करने की। जी हाँ। तो विवेक जी, कईयों के दिल में ये सवाल उठता है कि कश्मीर पे फिल्म क्यों? अरे, ये पहली बात तो ये सवाल नहीं है, ये तो एक तरह का डाउट है, और डाउट की कोई दवा नहीं होती इस दुनिया में। किसी भी विषय पे कोई फिल्म बनाया, कोई पूछ सकता है इस पे क्यों, उस पे क्यों। हमारी जो कंपनी आई एम बुद्धा, हमने जब शुरू की थी तो हमने तय किया था कि हम सिर्फ रिसर्च बेस्ड फिल्म बनाएंगे, भले ही किसी रिसर्च में 4 साल लगें, 5 साल लगें, और हम उन सब्जेक्ट्स पे ही फिल्म बनाएंगे जो भारत की कहानियाँ हैं, और वो कहानियाँ जो या तो हमसे छुपाई गई या हमें बताई नहीं जाती हैं, और जिनको बताने से लोग डरते हैं। तो हमारी जो पहली फिल्म थी बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, वो पूरा एक नया कॉन्सेप्ट की यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह स्टूडेंट्स को नक्सलिज्म की तरफ ले जाया जाता है, उस पर बनाई। ये हमने 2010-11 में बनाई थी, लेकिन आज अगर देखें तो आज वो एकदम सही साबित हो गई है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी रिकग्नाइज़ करता है उस फैक्ट को, लेकिन जब आई थी तब बड़ी उसको लेके भी कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर हमने द ताशकंद फाइल्स जो बनाई थी, वो ये था कि भाई भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर की डेथ कैसे हुई, ये कम से कम गवर्नमेंट ये कुछ भी बोले कि हार्ट अटैक से हुई या किसी और तरह से हुई, बताए तो, लेकिन अभी तक वो कंट्रोवर्शियल है 50 साल बाद भी। तो वी रेज द राइट टू ट्रूथ विद दैट फिल्म, और वो भी काफ़ी रिसर्च के बाद बनी थी। फिर जब कश्मीर का पता चला हमें कि ये 30 बत्ते, जब मुझे पता चला कि हुआ क्या वहाँ पे एग्जैक्टली, तो मुझे लगा ये भारत के यंग लोगों को पता क्यों नहीं है ये बात। लोगों को लगता ही, अरे आप किसी आम
स्टूडेंट से उस वक्त में पूछते अगर कश्मीर फाइल्स के पहले, तो लोग जनरली कहते थे अरे कश्मीर क्या है, हटाओ, अलग करो, कौन पड़े इन चक्करों में, क्या वहाँ पे आर्मी लगा रखी है, यार एक बार ख़त्म ही कर दो इस किस्से को। लेकिन आज कश्मीर फाइल्स के बाद लोगों को ये समझ में आया कि कश्मीर की कल्चरली क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया को लेके, एंड वाई कश्मीर इज़ सो इंटीग्रल टू अस। और वही वैक्सीन के साथ आप किसी से भी पूछो, आपको पता है भारत की वैक्सीन किसने बनाई है? किसने? नहीं पता। आप ये बताइए, दुनिया का ये एक 8वां अजूबा है, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिफिक विक्ट्रीज। इतनी बड़ी एक महामारी थी, अभी इतनी कंट्रोवर्सी उसको लेके चल रही है, उसमें भारत जैसी एक कंट्री, वर्ल्ड की गिनी चुनी कंट्रीज़ वैक्सीन बनाती हैं, वो भी किसी ने आज तक एक भी वैक्सीन जो है अकेले नहीं बनाई है, 5-6 कंट्रीज़ मिलकर बनाती हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसने 7 महीने में भारत की इंडिजिनस वैक्सीन बनाई, जिसके कारण आप और मैं बिना मास्क के आज यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। और किसने बनाई? उन औरतों ने बनाई जो हमारी दादियों माओं जैसी दिखती हैं, मौसियों जैसी दिखती हैं, जिनको देख के जनरली आज के मॉडर्न ज़माने में लोग कहते हैं ये तो एम्पावर्ड ही नहीं है। तो अगर वो वैक्सीन बनाई तो वो स्टोरी हम लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। इसके बाद हमारी फिल्म द दिल्ली फाइल्स है, उसमें कई सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे हैं जो कि पार्टीशन के वक्त से चले आ रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं है। तो हम वो पार्टीशन कैसे हुआ, जनरली पार्टीशन के नाम पे आप देखते हैं पंजाब में क्या हुआ, मारा पीटी, हम वो नहीं, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पार्टीशन एक्चुअली क्या हुआ और आज भी इंडिया में ये प्रॉब्लम्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आप बोले कि ताशकंद फाइल्स, राइट टू ट्रूथ, द कश्मीर फाइल्स, राइट टू जस्टिस, दिल्ली फाइल्स में क्या होगा? दिल्ली फाइल्स इज़ अबाउट राइट टू लाइफ। हमने ये सोचा था कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है, 3 मुआ शेर जो है हमारा, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट, ये हर एक शेर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमने बहुत सोचा उसके बारे में, एंड देन वी रियलाइज्ड कि जो 3 पिलर्स हैं जिसके ऊपर पूरी ह्यूमैनिटी टिकी है, वो है राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस एंड राइट टू लाइफ। आज आप देखिए हमारे यहाँ पे कभी कहीं कोई दंगे हो जाते हैं, या तो कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, उसमें जो लोग मर जाते हैं वो बस एक स्टेटिस्टिक्स बन के रह जाते हैं, लेकिन उनकी मौत के पीछे किसी का तो दोष है। क्या उन दोषियों को कभी हम लोग कानून के कटघरे में ला पाए हैं किसी भी चीज़ को लेके? तो ये क्या ह्यूमन लाइफ इतनी सस्ती है कि आप एक दिन पैदा हुए और एक दिन अचानक किसी और की गलती की वजह से आपकी जान चली जाए, पीछे आपका परिवार पता नहीं किस हालत में रहे, और आपके कोई लाइफ की वैल्यू ही नहीं, आपके एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि किसी को कुछ अपराध किसी का माना ही नहीं जाता इसमें। तो इस मुद्दे को हम लोग दिल्ली फाइल्स में उठाना चाह रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। पल्लवी जी, आप 700 से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यूज़ लिए कश्मीर फाइल्स के लिए, सबसे हार्ट रेंडरिंग मोमेंट क्या था? मतलब ये एक बहुत बड़ा टफ डिसीजन भी था, तो ये कैसे? पूजा, मैं एक किसी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि वो सारे 700 जो इंसिडेंट्स हमारे सामने आए, हाँ कई उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू भी थे, लेकिन जो एक्चुअल ट्रैजिक स्टोरीज़ जो थी वो एक से एक बढ़कर इतनी दर्दनाक स्टोरीज़ थी कि आप और मैं, हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं हम शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमें ऐसा लग रहा था कि एक के बाद एक ऐसे हम आहत हो रहे थे, एक के बाद एक कहानियाँ सुन के, और किसी एक समुदाय के साथ, पूरे के पूरे समुदाय के साथ इतनी बड़ी घटना घटती है, इतनी दर्दनाक कहानियाँ हैं उनकी। और इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो हमें तकलीफ़ हुई इस बात की वो ये थी कि चलिए दुर्घटना हो गई उनके साथ, जो हादसे हुए नहीं होने चाहिए थे हालांकि, लेकिन इस बात को 30 साल गुजर गए और किसी को पता भी नहीं है। और आप यहाँ रहती हैं, भुवनेश्वर में रहती हैं, मैं बम्बई में रहती हूँ, हम तक ये खबर ही नहीं पहुँची, आपको भी पता नहीं था। एक अगर ये बात निकल के आती है कि हाँ कश्मीर में आतंकवाद है और उस आतंकवाद की वजह से कश्मीर की घाटी में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो अगर ये न्यूज़ हम तक पहुंचती है तो ये न्यूज़ कि पूरा का पूरा समुदाय एक जो था वहाँ पे, उनको सिर्फ उस घाटी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो एक किसी फेथ को बिलोंग करते थे, ये एक रिलीजियस टेररिज्म वहाँ पे हुआ था, ये बात बाहर क्यों नहीं आई? और आज तक जितनी भी वहाँ पे
मौतें हुई हैं, जिन लोगों के साथ जिनके अपने सगों को उन्होंने खोया है, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एक भी किसी को आज तक फांसी नहीं हुई है या उम्र कैद की सज़ा नहीं हुई है। उनमें से तो एक बहुत ही छटे हुए आतंकवादी ने तो एक खुले एक इंटरव्यू भी दिया था और उन्होंने ये तक कहा था कि वो तो जंग की बातें हैं, तो हमें अपने कमांडर अगर ऑर्डर देते, तो उनको पूछा गया था कि आप अपने सगे भाई को मार डालते अगर ऊपर से ऑर्डर आता, तो वो उन्होंने कहा हाँ। फिर उनको पूछा गया आप अपनी माँ को मार डालते, तो उन्होंने कहा हाँ। तो ये सारी चीज़ें जबकि पब्लिक डोमेन में है 30 साल से, तब भी हम तक ये बात नहीं पहुंची है। तो आप समझ सकती हैं कि पूरा एक महीना वो हमारा जो बीता, ये एक पूरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए, क्योंकि सिर्फ वो एक महीना हम लोगों ने वो बातें नहीं सुनी, वो आज तक बातें हमारे साथ हैं। आप लोगों को, आप दोनों को धमकियां भी मिली थी, तो मतलब इतना करेज कहाँ से आया, इतना हिम्मत कहाँ से आया? नहीं, ये सवाल गलत है, ये उल्टा होना चाहिए, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हर कोई करेज के साथ पैदा होता है। आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा है जो कि पैदा हुआ है, 1.5-2 साल का बच्चा है, घुटने पे चलना सीख रहा है, तो वो किसी एक अंधेरे कमरे में ना जाए? नहीं, बच्चे तो कहीं से भी कूद जाते हैं, कुछ भी करते हैं, अनजान चीज़ों को पकड़ लेते हैं। मैं तो गांव का हूँ, तो बच्चे लोग तो कई बार सांप को ही पकड़ लेते हैं, उन्हें नहीं डर लगता किसी से। हर बच्चा जो है वो जानना चाहता है इस दुनिया में क्या है, क्या चारों तरफ है। धीरे धीरे हम उसे डरपोक बनाते हैं। ये जो पूरी जो सोसाइटी है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो फैमिलीज़ हों, जो भी हैं, वो डराते हैं कि अरे नहीं वो मत करो, उससे ये गड़बड़ हो जाएगा, वो मत करो, ये गड़बड़ हो जाएगा, और बंद अंधेरे कमरे में मत जाओ, वहाँ भूत है। हम ऐसा बोल बोल के साइकोलॉजिकली लोगों को डरपोक बनाते हैं। तो मुझसे ये सवाल आप पहली बार नहीं, कई लोग पूछते हैं कि ये हिम्मत कहाँ से? हिम्मत हम सब में ही है, कोई भी इस दुनिया में, आप में भी हिम्मत है। आप अगर कुछ करना चाहती हैं तो वो इसलिए नहीं करती हैं कि आपको लगता है लोग क्या कहेंगे, मैं अगर ऐसा करूँगी तो क्या होगा, कल क्या होगा। और हम कल से डर डर के, लोगों से डर डर के बहुत सारी चीज़ें करते नहीं हैं कि क्या होगा। सबको ये लगता था कि, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पल्लवी जी अभी एफआईआर की बात करी थी, कश्मीर में हिंदूज, मुस्लिम्स, गुजर, सिख, 36 सिखों को भी मार डाला था खड़ा करके, जैन, दलित, बौद्ध, जो भी मारे गए, किसी के अगेंस्ट एफआईआर नहीं लिखी गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं की बात है। क्यों? क्योंकि सब टेररिज्म से डरते हैं। तो जैसे हम दिल्ली फाइल्स कर रहे हैं, अभी कभी अगर जब कौमी दंगे होते हैं किसी के बीच में भी हों, आप देखिए उसको कभी कोई एक अपराधी नहीं पकड़ा जाता, वो ख़त्म नहीं होते। आप पार्टीशन की बात करते हैं कि पार्टीशन में बहुत मारामारी हुई थी, मैं तो कहता हूँ पार्टीशन इंडिया में कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। पार्टीशन के बाद इंडिया में लगभग 6,000 6,500 से ज़्यादा कम्युनल राइट्स हो चुकी हैं अलग अलग वक्तों में, और उसमें लाखों लोग, यानी नंबर तो उससे भी ज़्यादा है, उतने लोग मारे गए हैं। आज तक एक फैमिली जो मरी है उसके दोषी को कभी कोई सज़ा नहीं मिली। इतनी इंक्वायरीज़ बैठी, इतने कमीशंस बैठे, इतने एसआईटीज़ बैठे, क्यों? क्योंकि वो पार्टीशन तो लगातार चला ही आ रहा है। इसलिए क्योंकि हर कोई डरता है कि इस मामले में बोलेंगे तो कोई हमें ना मार डाले। तो किसी को तो उस डर से बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। अगर उस डर से बाहर नहीं निकलते तो भारत को आज़ादी कैसे मिलती? अभी सरकार भी ठोस कदम उठाए हैं, कई कदम उठाए हैं, आप लोग भी मतलब इतना बड़ा फिल्म भी बनाए, फिर भी टारगेट किलिंग नहीं रुक रही है, क्यों? क्या समझते हैं? नहीं देखिए, ये तो गुरिल्ला वॉर है, कैसे रुक सकती है? मतलब कोई कहीं से भी आके। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, अमेरिका में देखिए 9/11 हुआ। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अमेरिका में 9/11 हुआ, जब 9/11 हुआ तो उसके बाद पूरी कंट्री 100% उन्होंने बोला ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, दो ही पार्टियां हैं वहाँ, दोनों ने कसम खा ली कि हम टेररिज्म के मामले में नहीं लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अमेरिका में ब्लैक्स ग्रुप अलग हैं, वाइट्स अलग हैं, हिस्पैनिक्स अलग हैं। तो अमेरिका इज़ अ वेरी सेकुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्री। लेकिन देखिए, टेररिज्म के अगेंस्ट वो कंट्री कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। पर हमारे यहाँ हमारे ही लोग अगर टेररिस्ट लोगों से मिलने जाएंगे, उनके बर्थडे मनाएंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे, या जब कोई टेररिज्म अटैक होगा चुप रहेंगे। अभी 4 दिन पहले आप देखिए वहाँ कश्मीर में एक सिक्योरिटी वाले को, बैंक का जो सिक्योरिटी गार्ड था संजय शर्मा, उसको मार डाला गया। अब सिक्योरिटी वाले के लिए कहाँ से सिक्योरिटी लाएं? लेकिन उसके बारे में आप देखिए एक ही तरह के लोगों ने आवाज़ उठाई, दूसरे लोग सब चुप हो गए। मैं ये जानना चाहता हूँ, कश्मीर में बैठे जो
जितने पॉलिटिशियंस हैं, अब्दुल्लाज हैं, मुफ्तीज़ हैं, ये लोग हैं, ये क्यों नहीं टेररिज्म के अगेंस्ट कभी कुछ बोलते हैं? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट बोलती है? उनके कांग्रेस के तो 2-2 लीडर्स को टेररिज्म ने मारा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम ही लोग डिवाइडेड रहेंगे आपस में और टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे, तब तक इंडिया से टेररिज्म कभी ख़त्म नहीं होगा। विवेक जी, जैसे कि आप अभी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी लिए, द कश्मीर फाइल्स के बाद कुछ लोग ये इल्ज़ाम भी आप पे लगाते हैं कि इस फिल्म की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा फ़ायदा हुआ और एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, तो चलिए ठीक है, आप मान लेता हूँ ये सही है, ये इल्ज़ाम एकदम सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो कौन सी पार्टी को नुकसान हुआ? नहीं, ये तो इल्ज़ाम ही लगता नहीं है। नहीं, आप बोल दीजिए। नहीं, आप मुझे नहीं पता किस पार्टी को फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, नाम बताइए मुझे ज़रा उनके, बताइए। शायद ये चर्चा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है, और किसको नुकसान हुआ? कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? फिल्म तो टेररिज्म के बारे में थी, और वो अगर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें नुकसान हुआ, और जो पार्टी टेररिज्म के अगेंस्ट बोल रही है उनको फ़ायदा हुआ। सीधी सी बात है, इज़न्ट इट? तो अब आप डिसाइड करिए कि टेररिज्म के साथ खड़े होने में फ़ायदा होता है कि टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े होने में फ़ायदा होता है, राइट? तो क्यों, आप खुद देखिए ना, आप समझने की कोशिश करिए इस बात को। हमारी फिल्म सिर्फ टेररिज्म के अगेंस्ट थी, उसका किसी चीज़ और से लेना देना ही नहीं था। वो तो फिर लोगों ने अपने आप बनाया, ओके, लोगों ने अपने अपने नैरेटिव्स बनाए, और जिसको नुकसान हुआ उसे खुद समझ में आ जाएगा उसको नुकसान क्यों हुआ। पल्लवी जी, अगर द कश्मीर फाइल्स में कोई बिग स्टार होता तो क्या आप समझते हैं या सोचती हैं कि ज़्यादा मतलब सक्सेस मिलता या फिर नहीं? मैं ऑनेस्टली जवाब दूं, आई एम बुद्धा हमारी जो कंपनी है वो हमने इस्टेब्लिश इसीलिए की क्योंकि हम चाहते हैं और हम सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को कि जिनमें टैलेंट कूट कूट के भरा है और जो वर्सेटाइल हैं और जो कुछ सिनेमा में कुछ नई चीज़ लाना चाहते हैं। स्टार्स के मामले में क्या होता है कि उनकी एक छवि बन चुकी है। आज शाहरुख खान अगर कुछ और करेंगे तो शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक वो वाले शाहरुख खान नहीं मिलते तब तक लड़कियां खुश नहीं होंगी। तो हर स्टार के साथ एक लिमिटेशन आ जाती है, और हम ऐसे कलाकारों के साथ काम करना चाहते हैं जो बाउंड्री लेस हैं, जो किसी भी किरदार में घुल जाए। आप मुझे बताइए, जो अनुपम खेर जी ने जो किरदार निभाया उसमें पुष्कर नाथ का, उनकी जगह अगर मैं किसी एक स्टार को लाती तो क्या वो भूमिका वैसी ही निकल के आती? या जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती, जो एक ज़माने के डिस्को डांसर रहे हैं, टॉप सेलिंग स्टार रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक सिर्फ एक्टर बनकर उन्होंने जिस तरह से समर्पण कर दिया उस कैरेक्टर के प्रति, क्या वो कोई बिग स्टार आज के ज़माने के जो रनिंग बिग स्टार्स हैं वो कर पाते? या मेरी भी भूमिका जो थी उसमें, जो कैरेक्टर थी, अगर उसमें कोई एक बड़ी एक्ट्रेस आ जाती तो क्या वो उसको जस्टिफाई करने में नहीं लग जाती कि मैं किस तरह से इसको थोड़ा सा पॉजिटिव बनाऊं? तो ऐसे में क्या होता है कि स्क्रिप्ट आपका सबसे बड़ा विक्टिम बन जाता है, और हम नहीं चाहते थे कि स्क्रिप्ट के ऊपर कोई भी हो। इसलिए हम पहले भी ताशकंद में भी, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम में भी, कश्मीर फाइल्स में भी, वैक्सीन वॉर में भी हम ऐसे ही लोगों के साथ काम करते हैं जो कि कैरेक्टर समझे। और सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं, हम सारे टेक्नीशियंस भी ऐसे ही लोगों के साथ काम करते हैं जो उस सब्जेक्ट को समझ के उस सब्जेक्ट के लिए काम करें, सिर्फ अपना नाम ऊपर और करने के लिए ना करें। सिनेमा इज़ अ टीम वर्क एट द एंड ऑफ द डे। और कश्मीर फाइल्स और ताशकंद फाइल्स के सक्सेस का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा श्रेय यही है कि सब ने अपना 100% टैलेंट उसमें कंट्रीब्यूट किया। मैं थोड़ा सा एक लाइट मोड में ये बोल देता हूँ कि देखिए, हमने तो बिना स्टार्स के ताशकंद फाइल्स बनाई, वो भी सुपरहिट फिल्म थी। कश्मीर फाइल्स 350 करोड़ का धंधा किया। तो सवाल उल्टा, अब आपको स्टार्स लोगों से पूछना चाहिए कि आप इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, फिर आपकी फिल्में क्यों नहीं चलती हैं? उल्टा सवाल होना चाहिए, और आपको हमारा एग्जाम्पल देना चाहिए कि देखिए ये फिल्में बिना स्टार्स के चल रही हैं। अभी कांतार आई थी, उसमें कौन सा स्टार था? हमारी यही एक फिल्म थी कार्तिकेय 2, उसमें कौन सा स्टार था? 150-200 तो ये क्यों, मतलब साउथ इंडियन फिल्म की डिमांड, क्रेज ये बढ़ रही है, लेकिन बॉलीवुड की जो है वो नहीं। ऐसे ये भी ऐसे ही बिना रिसर्च किए हुए लोग बोलते हैं। साउथ इंडियन की डिमांड नहीं बढ़ रही है। हो क्या गया है कि बिकॉज ऑफ OTT एंड YouTube वो फिल्में अवेलेबल हैं और वो डब बहुत अच्छे से होने लगी हैं। तो अब इतने अच्छे से डब होती हैं, समझ में ही नहीं आता है कि हिंदी की हैं कि तेलुगु की हैं, तमिल की हैं।
ऐसा कुछ नहीं कि साउथ की डिमांड आप इंडिया में, हम हिंदी में भी अभी पठान नहीं चली है ना, और भी फिल्में चलेंगी। अगर आप फिल्म जनता को केटर करने के लिए बनाएं तो फिल्में चलेंगी। अगर आप सिर्फ स्टार को केटर करने के लिए बनाएं तो नहीं चलेंगी। चाहिए हर डिपार्टमेंट में होता है। आज आपको कौन से गाने याद रहते हैं? कितने गाने हाइप होते हैं, आते हैं, लगता है अरे 5 मिलियन 50 मिलियन, आजकल तो वो ट्रेंड चालू हुआ है 1000 मिलियन 2000 मिलियन, आप मुझे तो नंबर ही नहीं समझ में आते हैं। लेकिन आपको याद कौन से गाने हैं? आपको सिर्फ वही गाने याद होंगे जो और आपके पेरेंट्स को भी वही याद होंगे जिनकी धुनें अच्छी हैं। स्टार से कुछ नहीं होता है, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, क्या हम ये उम्मीद करें कि उड़ीसा पर भी कोई फाइल्स बनाएं आप? उड़ीसा तो इतनी प्यारी शांतिपूर्ण जगह है, यहाँ कोई फाइल्स खोलने के तो लिए कोई नहीं अच्छी है। फाइल्स नहीं, मैं कर चुके हैं हम लोग। मैंने ऑलरेडी मैं आया था यहाँ, तो पुरी और कोणार्क और भुवनेश्वर, इन सब की जो, फिर वो जो किला है, क्या नाम, जहाँ पे वो अशोका, जहाँ से वो रिवर दिखती है, अशोका का पूरा वॉर, धौली। हाँ, वो सब, तो उसके ऊपर मैंने एक एपिसोड बनाया था, पूरा खुद ही बनाया था कि मेरा इतना मुझे अच्छा लगा था कि मैं 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुक के। तो ये तो बड़ी प्यारी जगह, अच्छे लोग हैं सब, बहुत शरीफ सीधे। मैं तो कहता हूँ अगर इंडिया में सबसे सीधे शरीफ अच्छे लोग हैं तो यहीं से हैं। और सबसे अच्छी बात है, मेरा परसों ही एक वीडियो आया था, मैंने उसमें उड़िया फिल्मों, अभी आपकी एक उड़िया फिल्म काफ़ी चली है, तो अब सब लोग रीजनल सिनेमा की बात करते हैं तो किसी को ये पता भी नहीं है कि उड़िया सिनेमा कितना रिच है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं, यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी काम करती है। तो आई एम श्योर उड़िया सिनेमा साउथ के साथ कॉम्पीट कर सकता है। ओह, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। पल्लवी जी, आपका क्या ख्याल है उड़िया फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बारे में? देखिए, बचपन में मैंने बहुत सारी उड़िया फिल्में हिंदी में डब की हुई हैं। मैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए तब डबिंग किया करती थी, मैं छोटी थी बिल्कुल। तब मेरा एक्सपोजर बहुत था उड़िया फिल्मों को लेके, एंड आई ऑलवेज़ लाइक्ड द फिल्म्स, क्योंकि ये जैसे रीजनल सिनेमा की अभी विवेक जी ने बात की, जो भी रीजनल सिनेमा आर्ट, कल्चर और लिटरेचर से भरा होगा ना, जो भी स्टेट इन तीनों चीज़ों से भरी होगी, उनका सिनेमा, उनका थिएटर हमेशा आप देखिए बहुत रिच रहेगा। तो कौन सी उड़िया फिल्म आप डब की थी? बचपन में मुझे याद भी नहीं है नाम, कुछ एक रामायण पे कुछ मुझे याद है, मैंने लव कुश की डबिंग की थी उसमें। तो लड़कों की डबिंग जनरली लड़कियों से कराते हैं ना, जब छोटे जब होते हैं तब, क्योंकि पतली होती है लड़कों की आवाज़। तो ऐसी मैंने बहुत सारी फिल्में की है उस वक्त पे। लेकिन एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, मैंने पूरे भारत में मैं घूमी हूँ, लेकिन मैं पहली बार भुवनेश्वर आई हूँ। ये मेरा पहला विज़िट है और मैं चाहती थी यहाँ पे मैं और रुकूँ, देखूँ सब कुछ आसपास की जगह, पुरी जाऊँ, लेकिन इस बार संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं अगली बार आऊँगी ज़रूर। और मैं जब हमारा तय हुआ यहाँ आना, तब मैंने पहली बार विवेक से कहा, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चला कि मैं आज तक भुवनेश्वर गई नहीं हूँ। तो ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग मुझे बुलाइए और जल्दी ताकि मैं आऊँ उड़ीसा मोर एंड मोर ऑफन। विवेक जी, क्या पॉलिटिक्स में आने का कोई प्लान है आगे फ्यूचर में? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में है, और अगर आप को स्वर्ग जाना है तो पॉलिटिक्स की तरफ देखिए भी नहीं। मैं पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ, पॉलिटिक्स पे फिल्में बनाता हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में चाहे कुछ भी हो जाए कभी जाऊँगा नहीं, क्योंकि आज मैं अपनी स्वतंत्र, मेरी आवाज़ है, मैं जिस तरह से चाहूँ, जो चाहूँ, जब चाहूँ कर सकता हूँ। एक बार आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको किसी और की आवाज़ को एम्पलीफाई करना होता है, और वो मेरे नेचर में है नहीं। लेकिन सीधे लोगों से जुड़ेंगे, समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, कनेक्ट हो सकेंगे। तो मैं जो मेरी ताकत है वही कर रहा हूँ। आई एम अ स्टोरी टेलर। मैं कहानियाँ बता सकता हूँ, आपको वो दिखा सकता हूँ जो आप खुद नहीं देख सकते हैं। इससे ज़्यादा मेरी यूटिलिटी इस दुनिया में अभी तक मुझे ऐसा भरोसा नहीं है। तो मैं जो कर सकता हूँ वही काम अच्छे से कर पाऊँ, बस इतना ही चाहता हूँ। पहले मुलाकात कहाँ से हुई आप लोगों की, आप दोनों की? बाप रे, हिस्ट्री में बहुत पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, मतलब सब पिछले 6-7 जन्म। पहली मुलाकात कब हुई, मतलब कहाँ से प्रेम कहानी शुरू हुई? मैं सच बता रहा हूँ ना, 6-7 जन्म पीछे जाना पड़ेगा। प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई पता नहीं। हम दोनों हमारे कुछ कॉमन दोस्त हैं, उनके ज़रिए मिले, और
विवेक तब एड फिल्म्स बनाते थे, दिल्ली में रहते थे, तो वो बम्बई आके अपनी फिल्में बनाते थे, तो मेरा ऑफिस वो यूज़ करते थे यहाँ पे। उन दिनों मैं एक शो कर रही थी, तो दिल्ली में मेरा बहुत काम था, मुझे साउथ ब्लॉक में जाना पड़ता था हर महीने परमिशंस वगैरह के लिए, तो मैं विवेक के दिल्ली ऑफिस से आई यूज़ टू ऑपरेट। तो हम बड़े अच्छे दोस्त रहे 1-1.5 साल, और फिर पता नहीं कब कैसे शुरू हुआ, नो कोई प्रपोजल हुआ ही नहीं। वो जो एक जो जरूरत क्या जब आपकी प्रेम कहानी 7 जन्म तक आंखों आंखों में सब हो गया। आंखों आंखों में नहीं, बातों बातों में हुआ। तो बातों में तो कुछ तो किसने पहले तो मुझे सच में याद नहीं है, कभी ऐसा प्रपोज है? हाँ, हमने बस बातें शुरू की एंड हम तब इंस्टाग्राम वगैरह होता तो फिर आदमी घुटने पे बैठ के प्रपोज करता है, वो सब बोल तो नहीं। मैरिज मतलब कोई रुकावट आई थी या फिर कुछ नहीं, एक्चुअली हम लोग काफ़ी हमारे 3-4 साल तक दोस्ती रही हमारी, और मेरे ख्याल से हम लोगों के मिलने के कुछ 1-1.5 साल बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछ लिया कि कुछ है क्या तुम्हारा, मतलब ये इसका बहुत ज़्यादा आना जाना है। तो मैंने कहा हाँ, कुछ लग तो रहा है शायद। तो इनके पेरेंट्स ने भी पूछ लिया था इनको, मतलब इनको कह दिया था दैट अगर कुछ है तुम लोगों का तो हमें बता दो, हमें अच्छी लगती है वो। तो हमारी जैसे वो एक स्टोरी होती है ना हर प्रेम कहानी की, एक कुछ बहुत ड्रामा होता है, ऐसा हमारा कुछ नहीं था, हमारा बहुत ही स्मूथली सब कुछ हो गया। और तो ये तो ठीक है, जैसे हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा ये रोज़ की बात होती है, आप लोगों भी झगड़ते हैं विवेक जी? अभी तो बहुत टाइम हो गया, मैं तो झगड़ा वैसे कभी किसी से करता भी नहीं हूँ। पूछो, मैं पल्लवी को पता है, मैं तो कभी ना बुरा मानता हूँ, ना लड़ाई करता हूँ, ना झगड़ा। मैं नहीं, कभी देखिए शादी जब होती है नई नई, तब बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना होता है, आपको पता नहीं होती एक दूसरे के बारे में, तब होते हैं झगड़े शुरू में, पर उसके बाद ऐसे फिल्मी बातें या फिर घर की कोई बात? फिल्मी बातें मतलब हमारा प्रोफेशन ही फिल्मों का है, हम दोनों साथ ही काम करते हैं, तो काम की बातें होती हैं, और तो काम की बातें तो फिर फिल्मी बातें ही होंगी, क्योंकि फ़िल्म बनाने का ही काम है। तो बातचीत हम लोग बहुत करते हैं, कॉन्स्टेंटली हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, और उसमें कभी कहीं प्रोफेशन को लेके कुछ हमारे अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, किसी एक फ़िल्म को आगे कैसे ले जाएं उसको लेके, लेकिन झगड़े मुझे आई थिंक वी पास दैट स्टेज। तो बैकफुट में कौन रहता है अगर ओपिनियन में थोड़ा? उसमें कुछ कोई नहीं रहता। मैं ही रहता हूँ। नहीं, कोई नहीं रहता। नहीं, विवेक जी रहते हैं, वो बोले नहीं, क्योंकि काम की जब बात आती है तो बैकफुट में रहना भी नहीं चाहिए। आपको काम पे बैकफुट में नहीं रहता, पर्सनल मामलों में मैं चुप हो जाता हूं। तरह से अपने विचार सामने रखने पड़ते हैं। ओके, ठीक है। अब सर रैपिड फायर। विवेक जी, पहले आपसे, फेवरेट एक्ट्रेस पल्लवी जोशी या श्वेता बसु प्रसाद? ताशकंद फाइल्स। ऑफ कोर्स बोथ। नहीं, एक ही नाम बताना पड़ेगा। Pallavi's role was difficult, so obviously in that film Pallavi, yeah. ओके, पल्लवी जी। फेवरेट प्रधानमंत्री देश का? फेवरेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी? मैं ऐसे बोलूँ, मैं वाजपेयी जी की श्रद्धा करता हूँ और मोदी जी से प्यार करता हूँ। नहीं सर, एक का नाम ही बताना पड़ेगा। आई वुड से फॉर इंडिया नरेंद्र मोदी। ओके। फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी या कांग्रेस? नन। कोई भी नहीं? जीरो। ओके। फेवरेट लीडर नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नेक्स्ट जोक। पल्लवी जी, आप क्यों हंसे? आप रैपिड फायर में मेरे पसंद की तब बताऊंगी मैं। मोदी जी की कौन सी एक बात बताइए जो आपको पसंद नहीं है? मोदी जी की मुझे ऐसा लगता है कि कई विषयों पे मोदी जी को बोलना चाहिए, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। जिसके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे बोलना चाहिए, वो बोलते नहीं हैं। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि वो उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में आप कुछ भी बोलें तो लोग उसके 10,000 मीनिंग्स निकालते हैं। एज अ स्टेट्समैन ही डज़ नॉट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब भी वायलेंस और टेररिज्म का मामला होता है, उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर बोलें तो बहुत सारे लोग जो देश के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं वो चुप हो जाएंगे। लेकिन उनकी खामोशी से बहुत सारे लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है, और वो ऐसा सोचते हैं कि शायद ये इस मामले में करेज नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, और आतंकवादी हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं।
तो ऐसा मेरा सोचना है। राहुल गांधी जी की कौन सी एक आदत जो कि आपको अच्छी लगती है? ये वाला आदत। ओके, थैंक यू। पल्लवी जी, फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म इसमें चॉइस नहीं है? नहीं, आपके लिए चॉइस नहीं है। मेरे लिए चॉइस नहीं है, तो अभी तो मेरी आने वाली फिल्म ही मेरी फेवरेट है क्योंकि सारा फोकस उसी के ऊपर है, सो द वैक्सीन वॉर। फेवरेट डायरेक्टर? फेवरेट डायरेक्टर शायद पास में। हाँ, नहीं, मुझे होना भी नहीं चाहिए, गलत है अगर मैं। फेवरेट डायरेक्टर जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ या ओवरऑल फेवरेट डायरेक्टर? ओवरऑल। ये पर दिस इज नॉट फेयर, आपने विवेक को चॉइसेस दिए, आप मुझे चॉइस नहीं दे रही है। नहीं, इट इज़ अ प्लेजर वर्किंग विद विवेक and I think we are completely in tune as an actor. I'm very comfortable working. But Pallavi has worked with some of the finest directors of this country. यानी इससे इतने महान डायरेक्टर मेरा तो कुछ मैं सूरज के सामने दिया भी नहीं हूँ। ओके, पल्लवी जी, बॉलीवुड का एक ऐसा कलाकार जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? चाहती हूँ किसके साथ? मैं I would love to work with Bollywood, you're saying, or Indian film industry? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, मामूटी जो है मलयालम फिल्मों के एक्टर, he's a brilliant actor and I would be very very honored to work with him if I ever get the opportunity. एक ऐसा कलाकार जिसके साथ आप कभी काम नहीं करना चाहते हैं? कभी काम नहीं करना चाहती, ऐसा तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। विवेक जी, आप? थैंकफुली ऐसा कोई नहीं है कि जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम है। विवेक जी, आप? यानी अगर कोई ऐसा कहे कि मैं इसके साथ कभी काम नहीं करना चाहता हूँ, पहली बात वो खुद ही कलाकार नहीं है। तो मैं अगर कलाकार हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, तो मुझे दुनिया में किसी से प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी। और आप यकीन नहीं करेंगी, कई ऐसे लोग हैं जो मेरे बहुत बड़े विरोधी हैं, मतलब मुझे पब्लिकली सोशल मीडिया में गाली देते हैं, रोज़ दिन में 10 बार गाली देते हैं। मैं उनके पास भी अपनी फिल्म के लिए जाता हूँ। वैक्सीन वॉर के लिए भी गया था, कश्मीर फाइल्स के लिए भी गया था, ताशकंद फाइल्स के लिए भी गया था, आगे आने वाली फिल्मों में भी जाऊँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक उनका टैलेंट क्या है, मुझे उससे मतलब है। मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है कि वो क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। लेकिन ऐसा मेरा विचार है। थैंक यू वेरी मच। ओडिया में एक एक लाइन अगर सर आप बोल पाएंगे तो? आप सिखा दीजिए, मैं बोलता हूँ। कुछ भी आप बोल दीजिए दिल से। बिल्कुल ज़ीरो आइडिया है उड़िया का, आप बताइए। मतलब आपको उड़ीसा कैसा लगा, बस ये बोल दीजिए। उड़िया में? जी। कैसे बोलूँ उड़िया में जब मुझे आती नहीं है? आपको अच्छा लगा? मुझे तो मैंने बताया बहुत अच्छा लगता है। आई लव दिस प्लेस। और मेरे बहुत सारे मित्र हैं अभी नीचे, वो सब लोग मित्र मतलब मुझे जानते हैं, आए होंगे मिलने मुझसे, नीचे होंगे, और मेरा यहाँ बड़ा डीप कनेक्शन है। मैं जो सन टेम्पल है वो मतलब कितना एक अद्भुत है और कितना ह्यूमन एक्सेलेंस है उसके पीछे, इस जीवन में जिसने नहीं देखा वो समझ नहीं सकता बाहर की थैंक यू वेरी मच। तो फिर ये बोल दीजिए कि मते ओडिशा बहुत भल लगे, मु पुणी ओडिशा आसीबी। धीमे बोलो यार। क्या? मते ओडिशा बहुत भल लगे। अच्छा, मोते मोते ओडिशा बहुत भालो लगे, मु पुणी ओडिशा आसीबी। मो पुणी ओडिशा आसीबी। आसीबी। थैंक यू। पल्लवी जी, आप एक बार वापस बोल दीजिए। मते ओडिशा भल लगे, मते ओडिशा भालो लागे, मु संबलपुरी साड़ी नेकी जीवी। से इट अगेन। संबलपुरी साड़ी आप बोले ना, लेके जाएंगे। हाँ, तो लेके जाएंगे। संबलपुरी साड़ी नेकी जीवी। नेकी जीवी। लेकी जिमी। हाँ, संबलपुरी साड़ी लेके जिमी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।